नमस्कार, आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात करेंगे हम तुर्की की। दरअसल 1 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जयंती के एक ही दिन पहले तुर्की ने कुछ हिंसा दिखा दी। दरअसल नॉर्दर्न इराक के अंदर जो कुर्दिश आर्मी के जो डिपोज है, जो उनके शेल्टर्स है, उनके ऊपर हमला कर दिया गया एरोप्लेन्स के द्वारा। जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके द्वारा बम बरसाए गए हैं। 20 से भी ज्यादा ठिकानों के ऊपर बमबारी करने के बाद तुर्की के द्वारा ये बयान दिया गया कि हम कुर्दिश आर्मी के एक भी शख्स को या फिर मिलिटेंट्स, आपको पता होगा पीकेके को जो तुर्की है वो एक आतंकवादी गुट मानता है और बाकी के देश नहीं मानते, नॉर्मल सी बात है। अब उसको हम पूरी तरीके से साफ कर देंगे, उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देंगे, मिटा देंगे। अब ये बयान कुर्दिश लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है, क्योंकि तुर्की यहाँ पर भेदभाव नहीं करता कि आप सीरिया वाले कुर्दिश है या फिर ईरान वाले हैं या फिर इराक वाले या फिर जॉर्डन वाले, उसमें वो नहीं बढ़ता। उसके लिए तो सारे के सारे कुर्दिश है वो आतंकवादी ही है। इन सब के ऊपर तो चर्चा करेंगे ही कि आखिरकार ये दुश्मनी हुई कैसे, तुर्की ने ये बमबारी की क्यों, इसके पीछे कारण क्या है और क्या इसके अंदर अमेरिका का इंटरेस्ट है। लेकिन उन सबसे पहले बात करेंगे आज के कुछ खास हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले देश और दुनिया में चल क्या रहा है। बात करेंगे आज की पहली हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है दिल्ली से। दरअसल दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े कुछ पत्रकारों को घरों से पुलिस ने उठा लिया है। जिन पत्रकारों के यहाँ पर रेड पड़ी है उनका नाम भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रबीर, पुरकराश्य, अभिषार शर्मा, ओनितो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी बताए जा रहे हैं। पत्रकार अभिषार शर्मा और भाषा सिंह ने ट्वीट के जरिए ये बताया है, यह जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार 3 अक्टूबर को सुबह सुबह उनके घर पर पहुंचकर उन्हीं के लैपटॉप और फोन से छीन लिए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये बताया कि न्यूज क्लिक से जुड़े हुए विभिन्न परिसरों में छापेमारी चल रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मंगलवार को ये छापेमारी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर की थी। तकरीबन 30 ठिकाने थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत पूरा मामला दर्ज किया है। ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल में ढेरों इलेक्ट्रॉनिक सबूत, लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा कई कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और डिस्क का डेटा भी साथ में लेकर चले गए हैं। वहीं पीसीआई, जो कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एक पत्रकारों का एक गुट है, उनके द्वारा एक नया ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर की गई छापेमारी से बेहद चिंतित है। हम पत्रकारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और सरकार से इस मामले की डिटेल की मांग कर रहे हैं। पीसीआई के मुताबिक इस घटनाक्रम को नजर रखते हुए संस्था की तरफ से जल्दी एक विस्तृत बयान भी जारी किया जाएगा। न्यूज क्लिक पर कई सारे आरोप लगे हैं, जिनमें से एक है कि 7 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत लंबे समय से बता रहा है कि न्यूज क्लिक भी प्रचार की एक खतरनाक वैश्विक चाल है। जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन की एक ग्लोबल मीडिया संस्थान से इसकी फंडिंग हुई है। आपको बता दूं, पिछले दिनों न्यूज क्लिक के खिलाफ 5 दिनों की रेड हुई थी, जिसमें कहां से पैसे लिया गया है, कितने पैसे आए हैं, वो सभी जानकारी मैं दूंगा। विदेशी नोबल रॉय सिंघम ने इनकी फंडिंग की है और सिंघम को फंडिंग कहां से आई, वो चीन से करता है। नेवल रॉयस का सीधा संपर्क कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से है, जो कि प्रोपेगेंडा की एक विंग है। कांग्रेस और विपक्षी दल जिन अखबारों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है, इस बात की पुष्टि जिनके बारे में भारत ने 2 साल पहले ही कर दी थी। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक लेख छिका था, जिसके अंदर नोबल सिंघम रॉय, जो कि न्यूज क्लिक को फंड भी किया था 38 करोड़ रुपए की, ये बात बिल्कुल सच है। न्यूयॉर्क टाइम के साथ में उन्होंने ये लिखा था कि किस तरीके से नोबल सिंघम रॉय चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक रखते हैं और वहां से अपना काम करते हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीपी के अंदर काम करते हैं, उनकी प्रोपेगेंडा विंग में काम करते हैं और भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। नॉर्मल सीधी सी बात है। चाइना की सीपीपी किस तरीके से काम करती है, हमसे कुछ छुपा हुआ है नहीं। दूसरी बात करेंगे आज की दूसरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित शंकरावर चौहान अस्पताल में लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीते 2 अक्टूबर को 24 घंटे में 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस अस्पताल में से 7 और लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है, जिसमें मरीजों की मौत का आंकड़ा अब तक 31 हो चुका है। इनमें 15 बच्चे शामिल हैं। आरोप लग रहा है कि मौतें दवाइयों की कमी के चलते हो रही है। इधर राज्य में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। हसन मुश्रीफ का कहना है कि सरकार इनकी जांच करेगी। मुश्रीफ ने आगे कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस घटना से संबंधित जानकारी दे दी है। साथ ही मुश्रीफ ने ये कहा है कि इस अस्पताल का दौरा करेंगे और डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई जाएगी।
वहीं बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है मणिपुर से। दरअसल मणिपुर के चुराचुंदपुर जिले में 2 अक्टूबर को अनिश्चित काल के लिए बंद की घोषणा कर दी गई है। कुकी जोमी समुदाय के 7 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में ये सब किया जा रहा है। इसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोर्स यानी ITLF ने 1 अक्टूबर को ये बंद का ऐलान किया है। फोरम में केंद्रीय जांच एजेंसी पर पक्षपात तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कुकी जोमी समुदाय के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनका अपहरण हुआ है। ITLF ने एक प्रेस जारी किया और उसमें ये बताया कि आज लमका में अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के एक संयुक्त बैठक की, जिसमें लमका जिले में हुए महत्वपूर्ण के विरोध में 2 अक्टूबर सुबह 10 बजे से अनिश्चित बंद की घोषणा की जा रही है। ITLF का इसमें एक अल्टीमेटम आया, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ANI के केंद्रीय जांच ब्यूरो के लमका इलाके में 7 कुकी जोमी समुदाय के लोगों का अपहरण किया गया है। इसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। दोनों जांच एजेंसियों के अनुरोध की है कि वे अपने लोगों को 48 घंटे के अंदर रिहा कर दें, नहीं तो मणिपुर के अंदर सभी पहाड़ी इलाकों से भारी आंदोलन निकलकर सामने आएगा। दरअसल ये पूरा मामला है अभी हाल ही के अंदर जो 2 लड़के लड़की की हत्या हो गई थी, जिनकी बॉडी बरामद की गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो हत्या है वो जुलाई अगस्त के महीने के अंदर की गई थी। उसी के चक्कर में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक ANI ने ये कंफर्म नहीं बताया है कि इसके उठाने के पीछे या फिर उनको गिरफ्तार करने के पीछे मेन रीजन है क्या। जब भी इस मामले में कुछ अपडेट आएगी तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगी। वहीं आज की चौथी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत को घेरने के लिए कनाडा की कोशिशों के बीच में पाकिस्तान की तरफ से भी एक तहलका मच गया है। मुंबई को 26 नवंबर 2008 का आतंकी हमलावर पूरी दुनिया को हिलाने वाला हाफिज सईद खुद मुश्किल में है। दावा किया जा रहा है लश्कर ए तोयबा आतंकी संगठन का मुखिया हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद का अपहरण हो गया है, वो भी पाकिस्तान के अंदर, जहां खुफिया एजेंसी ISI रात दिन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को सुरक्षा देने में जुटी हुई है। पाकिस्तान खुद बता रहा है कि उसी की हाफिज के बेटे का अपहरण हो गया है, जिसके बारे में अब तक ISI कुछ भी पता नहीं लगा सकी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज कंफर्म बता दूं कि ISI या फिर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है कि हाफिज सईद का जो बेटा है वो गिरफ्तार हुआ है या उसका अपहरण हुआ है या मर्डर हुआ है। ये सोशल मीडिया की खबर है, इसके ऊपर ट्रस्ट ना करें। अगर इसमें कुछ अपडेट आएगा, सही में उस बंदे की लाश मिलती है, और मैं तो यही चाहूँगा कि मिली ही जाए तो ये अच्छा है। 2008 का आतंकी, जो भी कुछ आप समझ सकते हैं, मेरी भावनाएं निकल रही है इसमें। तो अगर कुछ होता है, इसमें अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब ये तो हो गई आज की हेडलाइंस। अब बात करेंगे आज की खास खबर के बारे में। दरअसल बीते 1 अक्टूबर के दिन तुर्की ने नॉर्दर्न इराक के ऊपर हमला किया। हमले के अंदर 20 साइट्स थी जिनके ऊपर बमबारी की गई है। बमबारी के अंदर कितने लोग मरे हैं, कितने लोग जिंदा है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। इराक की बात करेंगे तो अभी वहाँ से भी कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है। अब ये सारा मैटर है क्या, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। कितना तो बहुत पीछे 1000-1500 साल पहले इस्लाम धर्म जैसे ही आता है। ऐसा माना जाता है कि 500 AD के अंदर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। आगे जाकर उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। स्थापना के साथ में वहाँ पर कई सारे ट्राइबल्स ग्रुप हुआ करते थे। अब उन ट्राइबल ग्रुप को जैसे ही मोहम्मद साहब बड़े हुए, जब उन्होंने एक बहुत ही फेमस जंग लड़ी थी, जंग लड़ने के बाद में उन्होंने कई सारे लोगों को मुस्लिम बनाना शुरू किया। मुस्लिम के साथ में फिर उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में भी उनके जो अनुयायी है वो लगातार लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहते रहते थे। और उसी के साथ में एक और उस टाइम पे ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था जिन्हें बोला जाता था कुर्दिश। दरअसल कुर्दिश पहले एक जगह का नाम हुआ करती थी, उस जगह के नाम से ही जो लोग वहाँ से बिलोंग करते थे उनको कुर्दिश लोग बोला जाता था। अब ये एरिया फैला हुआ कहाँ पे था, आज देश ये बने हैं, लेकिन उस टाइम पे ये देश नहीं हुआ करते थे। आप ये मान के चलिए तुर्की के आसपास, आज से तुर्की से आप एक गोल चक्कर बना दीजिए, उसके आसपास के देशों के बीच में वो सारा एरिया कुर्दिस्तान कहलाया करता था। बीच में ओटोमन एम्पायर आया, जहाँ पर कुर्दिश लोगों का हद से ज़्यादा प्रोस्टिक्यूशन, यानी उनको मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, उनकी औरतों का रेप किया गया, ऐसी सारी कंडीशंस हुई थी उनका ओटोमन एम्पायर के दौरान। रोमेनियाई, अर्मेनियाई, फिर उसके बाद में जूइश, उसके साथ में कुर्दिश, ये एक ही इलाके के वो लोग थे जिनका ओटोमन एम्पायर के दौरान सबसे ज़्यादा शोषण किया गया। अब इसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम में ही हुआ है, क्रिश्चियनिटी के दौरान भी इनके साथ में यही हुआ था। 2 प्रमुख धर्म हुआ करते थे। अब वहीं से निकलकर कुर्दिश लोगों को कभी भी उनकी अपना देश या फिर अपनी जगह नहीं मिली। अब उसी मांग को लेकर 1978 के अंदर एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम होता है PKK। अब इसका जो कुर्दिश भाषा में नाम है वो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि प्रोनाउंस गलत ही होने वाला है, पार्टिया क्रेकनियन कुर्दिस्तान। अब ये अरबी भाषा है, पता नहीं कौन सी भाषा है, उसके अंदर ये इनका नाम है, बाकी इनको PKK बोला जाता है। ऐसे कुर्दिश वर्कर पार्टी इसका पूरा नाम है, नॉर्मल भाषा में यही यूज़ में लिया जाता है। अब हुआ क्या था कि जो अक्टूबर है उससे एक दिन पहले यानी संडे के दिन सुबह 9:30 बजे के अंदर अंकारा, जो कि तुर्की की
राजधानी है वहाँ पर हमला होता है। 2 लोग आते हैं एक गाड़ी को चुरा कर, वो गाड़ी चुराई जाती है एक डॉक्टर से। डॉक्टर सुबह सुबह अपने किसी काम से जा रहे थे, उनको गोली मार दी जाती है। उनके गाड़ी के अंदर जितने लोग बैठे होते हैं वो भाग जाते हैं। अब उनकी शव को बाहर फेंका जाता है, गाड़ी में वो हमलावर बैठते हैं। एक के पास बम होता है, एक के पास होती है बंदूक। अब गाड़ी लेकर ये शख्स क्या करते हैं, मिनिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। ये है अंकारा के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जहाँ पर अर्दोगान की एक स्पीच होने वाली थी संडे के दिन। वो जितने भी लॉ मेकर्स हैं उनसे बातचीत करने वाले थे नए नियमों के बारे में। अब उसी को देखते हुए वहाँ पर यह हमला प्लान किया गया, जिसके अंदर पहले एक शख्स आता है, साइड में वीडियो चल रहा होगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं। एक शख्स आता है, वो तुरंत पहले फायरिंग करता है, दूसरा वाला बम फेंकता है। बम फेंकने के साथ में एक बंदा सुसाइड बम पहन के आता है, वो तो वहीं पे फट जाता है। और जो दूसरा शख्स होता है उसको वहीं जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो गोली मार देते हैं। अब उसके साथ में एक और रिकॉर्डिंग सामने आती है जहाँ पर 2 लोग और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उनको भी मार दिया जाता है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। अब इसके बाद होना क्या था, अर्दोगान का जो गुस्सा है वो 7वें पारे पर पहुंच गया। उसके दूसरे दिन ही उन्होंने अटैक करवा दिया। अटैक के अंदर कितने लोग मारे गए अभी मैंने आपको बताया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुर्दिश की बात करेंगे तो ये एक एथनिक ग्रुप है। 1978 में कुर्दिस्तान बनाने की मांग उठी थी। 5 देशों की टेरिटरी को मिलाकर ये पूरा देश बनने वाला था, लेकिन किसी ने भी इनको रिकग्नाइजेशन नहीं दिया, किसी ने भी इनको देश नहीं दिया। जैसे यहूदियों को मिला था वैसे कुर्दिश लोगों को नहीं मिला था। अब कुर्दिश लोगों का जो इलाका है वो उनके हिसाब से कुछ देशों से मिलकर निकलता है, जिसके अंदर सीरिया, तुर्की, इराक और साथ में अर्मेनिया भी जुड़ा हुआ होता है। इन देशों की टेरिटरी को मिलाकर ये देश बनने वाला था। और इसमें ईरान का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पर ज़्यादातर कुर्दिश लोग फैले हुए हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या की बात करेंगे कुर्दिश लोगों की तो वो सीरिया के अंदर है, और वहाँ की उनकी खुद की एक पर्सनल पार्टी है और उनको सपोर्ट करता है यूएसए, जहाँ पर वो उनको हथियार भी देता है, उनको पैसा भी देता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ का कुर्दिश लोगों के पास सपोर्ट है, मतलब इस पार्टी के पास सपोर्ट है। अब तक बात करेंगे 1978 से लेकर ऑफिशियल फिगर, अब तक कई सारी लड़ाइयाँ हो चुकी है तुर्की और कुर्दिश लोगों के बीच में। इसके अंदर कई लोगों की जान जा चुकी है, 40,000 के आसपास। सबसे ज़्यादा नॉर्मल सिविलियन ही मरे हैं। आपको बता दूं तकरीबन आई थिंक 36,000 के आसपास, 36,000 के आसपास लोग हैं वो सिविलियन ही थे, वो बेचारे मारे गए हैं इन सब के अंदर। और बात करेंगे कि इसके बाद तुर्की ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, जिसके अंदर 20 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया 1 अक्टूबर के दिन, जो कि पीकेके से जुड़े हुए थे। और 2016 के अंदर सबसे बड़ा अटैक हुआ था कुर्दिश लोगों के द्वारा। उसके बाद आज 7 साल 8 साल के बाद में एक और बड़ा अटैक हुआ है। इसके चलते अर्दोगान और भी ज़्यादा गुस्से में, और वो अब इनके ऊपर और भारी तरीके से अटैक करने वाले हैं। सीरिया में घुसकर भी अगर उनको करना होगा तो वो कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।